बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो के अंदर न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल, सेंसरी रिसेप्टर्स, पेरिफेरल नर्व और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल। तो हमारी बॉडी में दो ही एक्साइटेबल टिश्यू है, एक स्केलेटल मसल और एक न्यूरॉन्स। इन दोनों के अंदर ही एक्शन पोटेंशियल होता है और एक्शन पोटेंशियल से ही मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर जाता होता है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल से। तो जो न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल है उसमें आपको कुछ स्टेप्स नजर आएंगे। सबसे पहला है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब जो न्यूरॉन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये देखो, ये -75 है। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो सबसे पहला है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एट रेस्ट, जब न्यूरॉन रेस्ट पे होता है, कंडक्शन नहीं कर रहा होता, तो उसकी जो मेम्ब्रेन है वो ज्यादा परमिएबल होती है पोटेशियम के एज कंपेयर टू सोडियम। यानी रेस्टिंग कंडीशन के अंदर जो न्यूरॉन होता है वहां पर लीकी चैनल्स काम करते हैं। ये लीकी चैनल्स पोटेशियम के लिए होते हैं। अब ये पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू बाहर, तो पोटेशियम लीकी चैनल से अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो सेल के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती होती है। क्लियर? और ये नेगेटिविटी -75 होती है। और ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये मेंटेन कौन करता है? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, जो 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को सेल के अंदर पंप करता है। तो अगर पूछा जाए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन कौन करता है, आंसर इज सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। लेकिन अगर बात की जाए कि ये अचीव कौन करता है, तो वो लीकी पोटेशियम चैनल है। तो सबसे पहला फेज पढ़ लिया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, यूजुअली इसको हम फेज जीरो कहते हैं। फेज जीरो कहते होते हैं क्योंकि इसका नोमेनक्लेचर होता है, सॉरी, फेज जीरो नहीं कहते, फेज 4 कहते हैं, सॉरी फॉर दैट। फेज 4 कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। तो इसका नोमेनक्लेचर रट्टा मार लो। अब और रेस्टिंग के अंदर हमने पॉइंट क्या पढ़ा कि इसमें पोटेशियम लीकी चैनल्स होते हैं, जिससे पोटेशियम सेल के अंदर से बाहर चला जाएगा, लेकिन जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स और पोटेशियम चैनल वो क्लोज रहते हैं। अगला जो फेज है हमारा वो है डीपोलराइजेशन फेज, जिसको हम फेज क्या बोल देते हैं? फेज 0 बोलते हैं। रेस्टिंग को 4 बोला, डीपोलराइजेशन को फेज 0 बोला। इसमें यह होगा कि जब स्टिमुलस आएगा तो वो स्टिमुलस क्या करेगा? वो स्टिमुलस न्यूरॉन के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड के ऊपर ले जाएगा। किसके ऊपर ले जाएगा? थ्रेशोल्ड के ऊपर। अब जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है वो -55 होता है। तो कोई स्टिमुलस आया और न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो -75 से -55 पे चला गया, लेस नेगेटिव हो गया। जब लेस नेगेटिव हो जाएगा तो इस केस में सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो जब यहाँ पर ये फेज 2 के हिसाब से बताया हुआ है कि जब स्टिमुलस आएगा तो स्टिमुलस आने से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। स्पेसिफिकली इसका कौन सा गेट ओपन हो जाएगा? इसका गेट ओपन होगा एक्टिवेशन गेट। तो जब स्टिमुलस आया तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का जो एक्टिवेशन गेट था वो क्या हो गया? वो खुल गया। ये एक्टिवेशन गेट है। क्लियर? जब एक्टिवेशन गेट ओपन हो गया तो सोडियम आयंस सेल के अंदर मूव करेंगे, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल माइनस से पॉजिटिव की तरफ शूट आउट कर जाएगा। इसको रैपिड अप स्ट्रोक ऑफ एक्शन पोटेंशियल भी कहा जाता होता है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब है फेज 3। जो रिपोलराइजेशन है उसको फेज 3 कहते हैं। अब आप मुझसे कहोगे ये क्या है, 0 के बाद 3 आ गया तो 1 2 कहाँ चले गए? तो इसकी रीजन ये है कि जो 1 और 2 होते हैं ना, ये कार्डिक मसल में एग्जिस्ट करते होते हैं फेजेस। जो 1 होता है वो ट्रांजिएंट रिपोलराइजेशन होती है और जो 2 है वो प्लेटू फेज है। लेकिन यहाँ पर वो दोनों फेज नहीं है, तो यहाँ पर जो थर्ड आता है वो फेज 3 आ जाएगा। क्लियर? फेज 3। तो जो फेज 3 है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन रिपोलराइजेशन। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल की पीक आती है, एक्शन पोटेंशियल की जब पीक आती है तो फिर क्या होता है? सोडियम चैनल बंद होते हैं, स्पेसिफिकली उनका
इनएक्टिवेशन गेट बंद होता है। कौन सा गेट बंद होता है? इनएक्टिवेशन गेट बंद होता है। जब इनएक्टिवेशन गेट बंद होगा तो सोडियम का इनफ्लक्स बंद हो जाएगा और दूसरी तरफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। जब वो ओपन हो जाएंगे तो पोटेशियम का इफ्लक्स होगा और रीपोलराइजेशन देखने को मिलती होती है, रीपोलराइजेशन देखने को मिलती है। इसके बाद अगला लास्ट फेज है वह है हाइपर पोलराइजेशन। अब जो पोटेशियम के जो गेट्स होते हैं ना, उनको क्लोज करना थोड़ा स्लो काम है, यानी खुल तो जाते हैं बहुत जल्दी लेकिन ये स्लोली बंद होते हैं। जब ये स्लोली बंद होते हैं तो सेल के अंदर से पोटेशियम कुछ ज्यादा ही निकल जाएगा। जब सेल के अंदर से पोटेशियम ज्यादा निकल जाएगा तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज हाइपर पोलराइजेशन फेज, हाइपर पोलराइजेशन फेज। ठीक हो गया? तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि ब्रीफ पीरियड ऑफ हाइपर पोलराइजेशन होती है और इसी फेस में जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ये भी क्या हो जाते हैं? ये रिकवर बैक हो जाते हैं, स्विच बैक हो जाते हैं टू द रेस्टिंग स्टेट। फिर वापस आयन कंसंट्रेशन को रिस्टोर करना वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप करता होता है, तो वो उसको मेंटेन करता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। तो ये सारा मैंने बता दिया है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर दो फेजेस बताए हुए हैं। यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल में एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, जिसके अंदर जितना मर्जी स्ट्रेंथ का स्टिमुलस दे दे एक्शन पोटेंशियल नहीं चलेगा, लेकिन रिलेटिव के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस अप्लाई करे तो एक्शन पोटेंशियल मूव करेगा। तो ये हमने एक्टिवेशन गेट, इनएक्टिवेशन गेट सारा मैंने बता दिया कि कौन सा गेट किस वक्त पे क्लोज होगा और ओपन होगा। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स के ऊपर। सेंसरी रिसेप्टर्स, अब इस टेबल के अंदर आपने ये पढ़ना है कि कौन सा रिसेप्टर किधर होता है और वो कौन सी सेंसेशन लेके जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फ्री नर्व एंडिंग्स। फ्री नर्व एंडिंग्स, फ्री नर्व एंडिंग्स हर जगह पे होती है, ये सिंपलेस्ट होती है। इनका पर्पज है सिर्फ पेन और टेम्परेचर को कैरी करना, पेन और टेम्परेचर को कैरी करना। अब ये भी, इसके दो तरह के फाइबर्स होते हैं। फ्री नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स हैं, उनके साथ दो तरह के फाइबर्स एसोसिएटेड होते हैं। एक होता है ए डेल्टा फाइबर और दूसरा टाइप सी फाइबर्स। जो ए डेल्टा फाइबर है ये फास्ट फाइबर्स है। वाई दे आर फास्ट? बिकॉज इनके पास माइलिनेशन होती है। और जो टाइप सी फाइबर है स्लो होते हैं। वाई? बिकॉज उनकी माइलिनेशन नहीं होती। क्लियर? माइलिनेशन नहीं होती। मेन थिंग इज कि जो ए डेल्टा फाइबर होते हैं ये फास्ट शार्प पेन को कैरी करते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछे फास्ट पेन या शार्प पेन वो किससे ट्रेवल होगा, आंसर इज ए डेल्टा। लेकिन अगर पूछा जाए स्लो पेन या डल पेन किससे कैरी होगा, आंसर इज टाइप सी फाइबर। क्लियर? तो ये आ गया। और ये जो फ्री नर्व एंडिंग्स होती है हमारी बॉडी में हर जगह पे होती है, एक्सेप्शन इज कार्टिलेज एंड आई लेंस। इनमें कोई नर्व एंडिंग नहीं होती। दैट इज वाई कार्टिलेज और आई का लेंस इनको दर्द नहीं होता। अगला है मीजनर कार्पसल। मीजनर कार्पसल, अब मीजनर कार्पसल के नाम पे फोकस करो, दो एस आ रहे हैं। तो ये हेयरी लेस स्किन में होता है जिसको ग्लैबरस स्किन कहते होते हैं। ग्लैबरस स्किन, ग्लैबरस स्किन या हेयरलेस स्किन। और ये कहाँ पे होती है? ये पाम, सोल और लिप्स पे होती है। और ये तीन एरियाज है, जैसे लिप्स पे देखो यहाँ पे काफी ज्यादा सेंसेशंस होती है। क्लियर? ठीक हो गया? तो ये रट्टा मार लेना। अब ये जो मीजनर कार्पसल्स है ये, इनका फंक्शन क्या है? पहले इनके नर्व फाइबर पढ़ लेते हैं। इनका जो नर्व फाइबर है वो लार्ज और माइलिनेटेड है। लार्ज और माइलिनेटेड है, डेट मीन्स कि इसकी स्पीड ऑफ कंडक्शन बहुत ज्यादा होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये फास्ट अडाप्टिंग है, बहुत तेजी से अडेप्ट कर लेते हैं। जो रिसेप्टर तेजी से अडेप्ट कर लेगा वो डायनेमिक सेंसेशन को कैरी करता है। डायनेमिक का मतलब होता है कि कब फील हुआ कब नहीं फील हुआ। तो डायनेमिक होता है कि किस वक्त फील हुआ कब नहीं हुआ, तो ये डायनेमिक आता है। एक स्टैटिक होता है, दूसरा डायनेमिक होता है। डायनेमिक मीन्स सडन चेंज, तो ये डायनेमिक टच के लिए है। दूसरा फाइन और लाइट टच। क्लियर? तो एक डायनेमिक टच हो गया है, दूसरा फाइन और लाइट टच, उसके लिए मीजनर कार्पसल है। तीसरा लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, स्पेसिफिकली बात करें अगर 100 से कम है तो आंसर इज मीजनर कार्पसल। और
चौथा यह है कि स्किन इंडेंटेशंस के ऊपर ये पड़े होते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके बाद है पैक्सिनियन कार्पेसल। पी से पैक्सिनियन, पी से प्रेशर, मतलब ये प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर है, यानी पी से प्रेशर, पी से पैक्सिनियन। तो एक बात रट्टा मार लेना कि ये प्रेशर कुकर है, यानी प्रेशर को सेंस करते हैं। दूसरा, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को सेंस करते होते हैं, स्पेसिफिकली 100 से ऊपर होनी चाहिए। अब वंस अगेन इनके प्रॉपर्टीज मीजनर कार्पेसल जैसी है कि ये भी लार्ज माइलिनेटेड होते हैं, तेजी से अडेप्ट कर लेते होते हैं। लेकिन डिफरेंस इस कि जो मीजनर कार्पेसल थे वो पाम, सोल, लिप्स पे थे, जबकि ये वाले डीपर टिश्यू में होते हैं और लिगामेंट्स में और जॉइंट्स में पड़े होते हैं। क्लियर, जहाँ पे प्रेशर वगैरह को सेंस करते होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं मर्कल डिस्क। तो मैंने बताया था कि अगर डायनेमिक टच हो, डायनेमिक टच हो तो उसके लिए आंसर है मीजनर कार्पेसल। लेकिन अगर स्टैटिक टच हो या फिर सस्टेन्ड प्रेशर हो, स्टैटिक टच हो या सस्टेन्ड प्रेशर हो, तो उसके लिए आंसर इस मर्कल डिस्क। तो जो मर्कल डिस्क होती है वो सस्टेन्ड प्रेशर, सस्टेन्ड टच, सस्टेन्ड टेक्सचर इनके लिए होती है। क्लियर, इसके अलावा एजिस के लिए और शेप डिटेक्शन के लिए ये आ जाती होती है। क्लियर, मेन डिफरेंस इज कि जो मीजनर कार्पेसल थे वो बहुत तेजी से अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये स्लो अडेप्ट करते होते हैं। दूसरा डिफरेंस इज कि जो मीजनर कार्पेसल थे वो हेयरलेस स्किन में होते हैं, पाम एंड सोल में, लेकिन ये आपके फिंगर टिप्स में और सुपरफिशियल स्किन में होते हैं। क्लियर, लास्ट इज रूफिनाई कार्पेसल। रूफिनाई कार्पेसल, अब जो रूफिनाई कार्पेसल्स होते हैं ये भी फिंगर टिप्स में पड़े होते हैं, जॉइंट्स में पड़े होते हैं, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इनका एक सबसे स्पेसिफिक फंक्शन है। वो स्पेसिफिक है कि अगर जॉइंट एंगल में चेंज आ रहा है, जो जॉइंट है वो कितना उसका एंगल में चेंज आया है, तो वो कौन सेंस करेगा? वो रूफिनाई कार्पेसल सेंस करेंगे, रूफिनाई कार्पेसल। इसके अलावा स्ट्रेच को भी यही सेंस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल था, तो इसको आपने अच्छे तरीके से रट्टा मार लेना कि जो आपके फास्ट अडाप्टिंग है उसमें मीजनर कार्पेसल और पैक्सिनियन कार्पेसल है, और स्लो अडाप्टिंग के अंदर मर्कल डिस्क और रूफिनाई कार्पेसल आ जाते होते हैं। क्लियर, तो उम्मीद है कि ये अच्छे से समझ आ गया होगा। लेट्स कम टू द पेरिफेरल नर्व। तो कुछ पेरिफेरल नर्व की एनाटमी पढ़ लेते होते हैं। तो नर्व को देखो तो ये नर्व का एक ट्रंक है, नर्व का एक मेन ट्रंक या मेन बॉडी है। तो मेन बॉडी को कनेक्टिव टिश्यू कवर करती है, उसको एपीन्यूरियम कहते हैं। नर्व के अंदर बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स होते हैं, उनको कवर करने वाला कनेक्टिव टिश्यू उसको हम पेरिन्यूरियम कहते हैं, और इंडिविजुअल नर्व फाइबर को कवर करने वाले को एंडोन्यूरियम कहते होते हैं। क्लियर, दोबारा बता दूं, जो एंडोन्यूरियम है वो इनर जो सिंगल एक्सॉन होगा उसके लिए होगी, पेरिन्यूरियम बंडल या फेसिकल ऑफ एक्सॉन्स के लिए, और एपी पूरे नर्व ट्रंक के लिए होती है। तो यहां से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, एपीन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम। तो जो एंडोन्यूरियम है ये तीनों कनेक्टिव टिश्यू के लेयर है, बस ये इंडिविजुअल नर्व फाइबर्स को सराउंड करती होती है। और ये कौन से डिजीज में डैमेज होती है? जीबीएस में, जिसमें पीएनएस की डीमाइलिनेशन होती है। अगला है पेरिन्यूरियम। पेरिन्यूरियम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो पेरिन्यूरियम होता है ये फेसिकल या बंडल्स को सराउंड करता होता है, और इसका एक और फंक्शन है पेरिन्यूरियम, ये ब्लड नर्व परमिएबिलिटी बैरियर बनाता होता है। क्लियर, ब्लड ब्रेन बैरियर तो वो हमने एस्ट्रोसाइट्स पढ़ा था, ब्लड नर्व बैरियर तो वो पेरिन्यूरियम बनाता होता है, पेरिन्यूरियम बनाता होता है। तो इसकी सिग्निफिकेंस रट्टा मार लेना। लास्ट है एपीन्यूरियम, जो पूरे के पूरे नर्व के ट्रंक को सराउंड करती है, एपीन्यूरियम। एपी का मतलब आउटर होता है। क्लियर, इसके बाद है जब एक्सोन को इंजरी होती है तो उसमें न्यूरॉन का क्या रिस्पॉन्स होता है? जब भी एक्सोन्स को इंजरी होती है 3 रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलते हैं। नंबर 1 इज क्रोमेटोलाइसिस, एक्सोनल रिट्रैक्शन एंड विलेरियन डीजनरेशन। स्टार्ट करते हैं क्रोमेटोलाइसिस। क्रोमा मीन कलर,
लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। अब ये जो रिएक्शन होता है क्रोमेटोलाइसिस, ये सेल बॉडी में होता है। किसके अंदर होता है? सेल बॉडी में होता है, जिसको हम सोमा भी कहते होते हैं, जो मेटाबॉलिक सेंटर होता है। क्लियर? अगर आप डायग्राम में देखोगे, स्पेसिफिकली डायग्राम में देखोगे, तो जो न्यूक्लियस है वो एक साइड के ऊपर पुश कर दिया गया है, पेरिफेरी की तरफ पुश हो गया है। तो न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ पुश हो जाता है, मतलब जब एक्सॉन्स को इंजरी हो तो सेल बॉडी में रिएक्शन आता है। सेल बॉडी में क्या रिएक्शन आता है? न्यूक्लियस एक साइड पे चला जाता है, सेल बॉडी की स्वेलिंग होती है, जस्ट लाइक रिवर्सिबल सेल स्वेलिंग, जो हमने पढ़ा था जनरल पैथोलॉजी के अंदर। क्लियर? तीसरा जो निजल सब्सटेंस है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले, उसकी डिस्पर्शन हो जाती है, टूट फूट जाते होते हैं, और जब हम स्टेन लगाते हैं ऐसा लगता है कि वो गायब हो गया है। असल में सेल मर नहीं रहा, बल्कि सेल ने अपना गियर चेंज कर दिया है कि सेल ज्यादा प्रोटीन बनाने लग गया है ताकि एक्सॉन्स को रिपेयर कर सके। क्लियर? उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो दोबारा बता दो, क्रोमेटोलाइसिस में क्या आपको चेंजेस देखने को मिल रही थी? सेल की स्वेलिंग थी, न्यूक्लियस एक साइड पर डिस्प्लेस हो गया था, निसल सब्सटेंस डिस्पर्स हो गए थे, और मेन पर्पस क्या था कि सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, हाँ, मेन पर्पस क्या था कि प्रोटीन सिंथेसिस बनाई जा सके, एक्सॉन को रिपेयर किया जा सके। अगला है एक्सोनल रिट्रैक्शन। अगला रिस्पॉन्स देखो, एक्सोनल रिट्रैक्शन। जो क्रोमेटोलाइसिस था वो सेल बॉडी के अंदर हो रहा था, जो एक्सोनल रिट्रैक्शन है वो आपको प्रोक्सिमल एक्सोन में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? प्रोक्सिमल एक्सोन। जबकि डिस्टल एक्सोन में क्या होगा? वेलेरियन डीजनरेशन। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रट्टा मारने हैं। तो एक्सोनल रिट्रैक्शन प्रोक्सिमल एक्सोन में होता है कि जो प्रोक्सिमल एक्सोन है वो रिट्रैक्ट हो जाता है। प्रोक्सिमल का मतलब है जो सेल बॉडी से अटैच है, वो रिट्रैक्ट होता है और अपनी स्प्राउटिंग करता होता है, अपनी नई शाखें बनाता है, अपनी न्यू प्रोट्रियन भेजता होता है जो दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ जाती है ताकि री इनर्वेशन किया जा सके, ताकि रीजनरेशन किया जा सके। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो श्वान सेल्स है वो एक ट्रैक्स बनाते होते हैं, जस्ट लाइक शूटिंग स्टार या गाइडिंग स्टार, कि वो एक्सॉन्स को गाइड करते होते हैं कि अपने टारगेट तक पहुंच जाओ। तो पीएनएस में ये काम कौन करता है? ये श्वान सेल्स करते हैं, गाइड करने वाला काम करते होते हैं श्वान सेल्स। क्लियर? तो उम्मीद है कि रट्टा लग गया होगा। लास्ट है वुलेरियन डीजेनरेशन। अब ये डिस्टल एक्सोन में होती है। अब जो डिस्टल एक्सोन था, डिस्टल एक्सोन और उसके सराउंडिंग जो माइलिन शीथ थी वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, टूट फूट जाएगी माइलिन शीथ। माइलिन शीथ टूट फूट जाएगी और उसको क्लीन अप करने का काम मैक्रोफेजेस करेंगे। एग्जाम के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीएनएस के अंदर ये प्रोसेस इनइफेक्टिव होता है, ये अच्छे तरीके से नहीं होता, और जो माइलिन डेब्रिस है वो आपको सराउंडिंग टिश्यू में देखने को मिलते होते हैं। दैट इज वाई कि जो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज है वो अच्छे तरीके से हील नहीं कर पाती, लेकिन पेरिफेरल नर्व की इंजरी अच्छे से रीजनरेट कर जाती होती है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। क्लियर? तो सीएनएस में जो वेलेरियन डीजनरेशन है जिसके अंदर डिस्टल एक्सोन की डिसइंटीग्रेशन होती है और मैक्रोफेज उसको क्लियर कर देता होता है, लेकिन ये प्रोसेस सीएनएस में इतना इफेक्टिव नहीं होता। दैट इज वाई स्पाइनल कॉर्ड की या सीएनएस की इंजरीज अच्छे तरीके से रिकवर नहीं हो पाती एज कंपेयर टू पेरिफेरल इंजरीज। लास्ट चीज है वो है आपके कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स और उनका कौन से डिजीज में लेवल्स बढ़ जाता है या कम हो जाता है। सबसे पहला हम पढ़ लेते हैं एसिटाइल कोलिन। जो एसिटाइल कोलिन होता है ना, ये न्यूक्लियस बेजालिस या बेजल न्यूक्लियस ऑफ मीनर्ट जो फोर ब्रेन के अंदर होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है। क्लियर? वहां से प्रोड्यूस होता है। एक बात याद रख लेना कि अगर एसिटाइल कोलिन का लेवल किस डिजीज में कम होता है, आंसर इज अल्जाइमर डिजीज। तो अल्जाइमर डिजीज के अंदर एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हो जाता है। दैट इज वाई अल्जाइमर डिजीज के अंदर हम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर्स यूज करते हैं जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ा देते हैं। जबकि पार्किंसन डिजीज के अंदर एसिटाइल कोलिन का लेवल ज्यादा होता है। दैट इज वाई हम पार्किंसन के अंदर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स लाइक बेंजट्रोपिन यूज करते हैं, और हंटिंगटन में भी
एसिटाइलकोलिन का लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट इज डोपामीन। अब जो डोपामीन होता है ये दो जगह से प्रोड्यूस होता है। वैसे इसके 4 पाथवे होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला है वेंट्रल टेगमेंटम। वेंट्रल टेगमेंटम, जो टेगमेंटम होता है ये मिड ब्रेन का पार्ट होता है। और डोपामीन मेनली सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा से प्रोड्यूस होता है। डोपामीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर डोपामीन का लेवल बढ़ जाए तो पेशेंट में शिजोफ्रीनिया हो जाएगा। क्लियर? दैट इज वाई शिजोफ्रीनिया में टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं वो यूज करते हैं। लेकिन अगर डोपामीन का लेवल कम हो जाए तो उससे पार्किंसन डिजीज हो जाएगा। पार्किंसन डिजीज, दैट इज वाई पार्किंसन के अंदर हम डोपामीन के लेवल्स को बढ़ा देते हैं, लीवोडोपा कार्बिडोपा कहते हैं। इसके अलावा डोपामीन, सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन इसकी कमी हो जाए तो बंदे को डिप्रेशन हो जाएगा। डिप्रेशन, तो डिप्रेशन में ये कम हो जाते हैं। और वंस अगेन हंटिंगटन के अंदर एक बात रट्टा मार लेना, हंटिंगटन के अंदर एसिटाइलकोलिन और गाबा इसके लेवल्स कम होते हैं, बाकी उनके लेवल्स बढ़ जाते होते हैं। क्लियर? तो मैं जब ये प्राइमरी एरो नहीं लगा रहा क्योंकि प्राइमरीली चेंज आपको मैं बताता हूँ। नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं गाबा के ऊपर। गाबा इज द इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। क्लियर? अब ये बहुत सारे एरिया से प्रोड्यूस होता है, ये इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है। मेन थिंग इज कि अगर गाबा कम हो जाए तो गाबा कम होता है हंटिंगटन डिजीज के अंदर। दैट इज वाई गाबा कम होने से कोरिया देखने को मिलता होता है, रैपिड जर्की मूवमेंट। तो हंटिंगटन डिजीज के अंदर गाबा और एसिटाइलकोलिन का लेवल कम हो जाता होता है। इसके अलावा जो एंजाइटी है उसमें भी गाबा का लेवल कम हो जाता है। मतलब गाबा कम हो जाए तो हमें एंजाइटी, परेशानी वगैरह होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है हिस्टामीन। क्लियर? हिस्टामीन, तो हिस्टामीन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है, स्पेसिफिकली ट्यूबरो मैमिलरी न्यूक्लियस से। ट्यूबरो वैसे पिट्यूटरी से रिलेटेड है। क्लियर? एक बात याद रख लेना कि जो हिस्टामीन है इसका कोई खास ताल्लुक नहीं है डिजीज के अंदर। दैट इज वाई मैं इसको यहाँ पर अच्छे से बता नहीं रहा। फिर भी अगर देखना चाहो कि अल्जाइमर में कम हो जाता है, शिजोफ्रेनिया, हंटिंगटन में बढ़ जाता है, लेकिन इसकी कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट है नोरेपिनेफ्रिन। ये लोकस सेरियोलस से प्रोड्यूस होता है, पॉन्स का पार्ट है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैंने बताया था कि डिप्रेशन के अंदर नोरेपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामीन के लेवल्स कम हो जाते हैं। तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट था कि डिप्रेशन के अंदर ये तीनों चीज़ें कम हो जाती है। लेकिन अगर नोरेपिनेफ्रिन बढ़ जाए तो आपकी एंजाइटी बढ़ जाती होती है। दैट इज़ वाई एंजाइटी के अंदर हम एंशियोलिटिक्स ड्रग्स वगैरह यूज़ करते होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सेरोटोनिन है, तो ये न्यूक्लियस रैफी मैग्नस से प्रोड्यूस होता है जो कि ब्रेन स्टम का पार्ट है। क्लियर? ब्रेन स्टम का पार्ट है। और वंस अगेन सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन ये डिप्रेशन में कम हो जाते हैं, लेकिन सेरोटोनिन एंजाइटी में कम हो जाता होता है। क्लियर? सही हो गया। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो सेरोटोनिन होता है वो स्लो वेव स्लीप को भी कंट्रोल करता है, जिसको नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं। और नोरेपिनेफ्रिन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को कंट्रोल करता है। क्लियर? तो ये सारे डिजीज थे। अगर मैं समराइज कर दूं, अल्जाइमर डिजीज के अंदर मेन पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? अल्जाइमर डिजीज के अंदर मेन पैथोफिजियोलॉजी ये है कि एसिटाइलकोलिन का लेवल कम हो जाता है। मेन इंपॉर्टेंट ये है। पार्किंसन के अंदर डोपामीन का लेवल कम हो जाता है। बस यही रट्टा मारना है। हंटिंगटन डिजीज के अंदर जो गाबा और एसिटाइलकोलिन उसका लेवल कम हो जाता है। मेन थिंग इज गाबा। क्लियर? गाबा। शिजोफ्रीनिया के अंदर डोपामीन का लेवल बढ़ जाता है। एंजाइटी के डिप्रेशन के अंदर जो नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन उसका लेवल कम हो जाता है। क्लियर? डिप्रेशन में नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन उसके साथ डोपामीन भी कम कर लो। और अगर मैं एंजाइटी की बात करूं, एंजाइटी के अंदर गाबा कम होता है लेकिन नोरेपिनेफ्रिन ज़्यादा होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि गाबा कम होने का मतलब है लेस इनहिबिशन, दैट इज़ वाई एंजाइटी बढ़ जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट थे। तो लेट्स रिवाइज कर लेते हैं लास्ट में।
कि जो एक्शन पोटेंशियल है उसमें याद रखना कि जब एक्शन पोटेंशियल की पीक आती है तो सोडियम के इनएक्टिवेशन गेट बंद हो जाते हैं, जिससे डीपोलराइजेशन रुक जाएगी। और लेकिन जो पोटेशियम चैनल है वो स्लोली खुलते हैं, स्लोली बंद होते हैं, जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन होगी और हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। रिसेप्टर्स के अंदर जो मीजनल कार्पसल थे वो लाइट टच के लिए होते हैं, पैक्सिनियन वाले प्रेशर हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के लिए, मर्कल्स वाले टेक्सचर और सस्टेन्ड के लिए होते हैं, रूफिनाई वाले स्ट्रेच के लिए और जॉइंट एंगल चेंजेस के लिए थे। फिर मैंने कुछ विलेरियन डीजेनरेशन बताई थी जो डिजिटल एक्सोन में होती है, क्रोमेटोलाइसिस सेल बॉडी में होती है, सीएनएस अच्छे से रीजनरेट नहीं कर पाता लेकिन उसमें ग्लायल स्कार और रिएक्टिव ग्लायोसिस होती है, पीएनएस रीजनरेट अच्छे से कर पाता है थैंक्स टू शवान सेल्स जो गाइड करते हैं। फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स का बताया कि अल्जाइमर में एसिटाइल कोलिन कम होता है, पार्किंसन में डोपामीन कम होता है, शिजोफ्रीनिया में डोपामीन बढ़ जाता है, डिप्रेशन में नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन कम होता है, एंजाइटी में गाबा कम और नोरेपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाता है। फिर नर्व्स की लेयर्स बताई थी, एंडोन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, एपिन्यूरियम है। फिर बताया था कि जो फास्ट अडाप्टिंग है उसमें मीजनर और पैक्सिनियन है, स्लो अडाप्टिंग के अंदर मर्कल डिस्क और रूफिनाई आ जाते होते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो या पुराने हो तो सब्सक्राइब कर देना।